नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम एक खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। और शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ये दिवाली मिलेट वाली थीम पर दिल्ली में 3 दिवसीय मिलेट फेस्टिवल का आयोजन। परंपरागत खाद्य पदार्थ के साथ ही मिलेट्स फास्ट फूड भी उपलब्ध। खरीदारों को लुभा रहे हैं मिलेट्स के कुकीज, बिस्किट, स्नैक्स और नूडल्स। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्लश डी ने गुरुग्राम में कृत्रिम मेधा, स्टार्टअप्स और तकनीक पर आधारित इवेंट का किया आयोजन। मेडिकल, शिक्षा, कला, संस्कृति, हर क्षेत्र के स्टार्टअप उद्यमी नजर आए एक मंच पर। रायपुर के मनोहर लाल ठाकरे नामक व्यक्ति का अनोखा शौक, 1965 से ही जमा कर रहे हैं चिट्ठी और टिकट। उनके पास मौजूद 185 देशों से आए लेटर और स्टाम्प। मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जुड़वा बाघ शावकों का बर्थडे। जय और रुद्र नामक शावकों के पहले जन्मदिन पर चिड़ियाघर के कर्मचारियों के साथ आगंतुकों में भी दिखा उत्साह। मैक्सिकन क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले मैक्सिकन जनरल प्रसिद्ध पंचो विला को अनोखे अंदाज में दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय लोग और पर्यटक नजर आए उत्साहित। और आइए सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। मिलेट्स को जन जन तक पहुंचाने और इसकी उपयोगिता पर रोशनी डालने के उद्देश्य से राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी थीम ये दिवाली मिलेट्स वाली रखी गई है ताकि त्योहारी मौसम में लोगों तक श्री अन्न से बने उत्पाद पहुंच सकें। यानी मिलेट्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य का भंडार। राजधानी दिल्ली में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से सत्याग्रह मंडल राजघाट पर 3 दिवसीय मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहारी मौसम में मिलेट उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी थीम ये दिवाली मिलेट वाली रखी गई है। दूसरे दिन भी मिलेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहाँ देश भर के मिलेट उद्यमियों ने मिलेट उत्पादों को आम जनों तक पहुँचाया। केवल अन्न या दालें या परंपरागत खाद्य पदार्थ ही नहीं, बल्कि मिलेट से बने फास्ट फूड, स्नैक्स, कुकीज और बिस्किट, इडली, डोसा और मिलेट से बने जल्दी तैयार हो जाने वाले खाद्य पदार्थ भी यहाँ खरीदारों को खूब पसंद आ रहे हैं। इस मिलेट फेस्टिवल का उद्देश्य आम लोगों में श्री अन्न यानी मिलेट्स के प्रति जागरूकता जगाना और उन्हें मिलेट्स की खूबियों से वाकिफ करवाना था। और इसके लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन भी हुआ, जिसमें मिलेट के प्रचार के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मिलेट्स हमारा पारंपरिक आहार है और हमें वापस हमारा थालियों में लाना है। गांव-गांव में हर आदमी का, हर घर में हम ये मिलेट्स का खाना वापस लाने का हमारा ध्येय है। मिलेट्स का डिमांड अभी बढ़ेगा क्योंकि मिलेट्स खाने से हमारा स्वास्थ्य हमारा शरीर में वापस आके बैठ जाएगा। हम डॉक्टर के पास नहीं जाने का इंतज़ाम हो रहा है। बदलती जीवन शैली और भाग-दौड़ ने हमारे स्वास्थ्य पर बेहद बुरा असर डाला है, लेकिन खान पान को बेहतर बनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है और मिलेट से बने उत्पाद इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसके लिए लोग भी जागरूक हों और इस तरह के मिलेट महोत्सव इस दिशा में शानदार पहल के रूप में सामने है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की पहुंच आम लोगों तक कैसे हो, इसे ध्यान में रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्लश डी ने गुरुग्राम में एक इवेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप और एआई के क्षेत्र में भारत में असीम संभावनाएं हैं। इस इवेंट में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा स्टार्टअप उद्यमियों ने भी अपनी प्रतिभा से चौंका दिया। तकनीक और कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जहां एआई और डीप टेक्नोलॉजी का दखल ना हो। डीप टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत में भी असीम संभावनाओं का आसमान खुल रहा है। इसी पहलू को लेकर अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर नेटवर्क और इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्लश डी ने हरियाणा के गुरुग्राम में एक इवेंट का आयोजन किया, जहां उभरते स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, वित्तीय संस्थाओं और टेक कंपनियों के युवा उद्यमियों, इन्वेस्टर्स और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में शिरकत करते हुए केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय युवा भी इस क्षेत्र में बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भारत एआई और स्टार्टअप का उभरता हुआ बाजार है। From about 450 startups registered 7.5 years ago, we boast of over 115,000 startups being registered in our DPIIT. What a transformational journey. And this journey wouldn't have been possible but for that small capital that was provided to our talented youth with great ideas. इस इवेंट का उद्देश्य था कि डीप टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो और अच्छी बात यह है कि भारत के युवा स्टार्टअप उद्यमी भी इस दिशा में गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा स्टार्टअप है जो कि बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें बच्चों को उनके गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सीखी जाती हैं। एक इन्वेंशन को बनने में सालों लग जाते हैं और जब वो मार्केट में आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा रेप्लिका बन जाती है, कॉपीज़ बन जाती हैं। तो हम इस चीज़ को रोकते हैं कि पेटेंट के थ्रू, ताकि जो भी उनका इन्वेंशन है वो सिक्योर रहे और वो लोग उनको कोई कॉपी ना कर पाए। हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसके थ्रू एआई को आप कैसे सस्ता और फास्टर बना सकें। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डेटा साइंटिस्ट हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, वो अपने अपने यूज़ केसेस सॉल्व कर सकें हमारे प्लेटफॉर्म पे इन लेस अमाउंट एंड मच फास्टर। आज भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल रही है और उनके नवाचार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। मेडिकल हो या शिक्षा या फिर पेटेंट का क्षेत्र, भारतीय स्टार्टअप कंपनियां और एआई का महत्व पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है और इन स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। और यही झलक स्लश डी इंडिया के गुरुग्राम में आयोजित हुए इस इवेंट में भी सामने आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा, डीप टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, ये केवल कुछ लोगों तक सीमित जुमले नहीं है, बल्कि इनकी पहुंच समाज के हर तबके तक हो रही है और इनका उपयोग समाज के हर वर्ग के विकास के लिए किया जा रहा है। और इसी के लिए न्यू दिल्ली स्लश डी इवेंट का आयोजन हुआ था, जहां भारत के युवा स्टार्टअप उद्यमियों ने दिखाया कि किस तरह भारत में एआई, डीप टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की अपार संभावनाएं हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ गुरुग्राम से डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। मुंबई के भायखला चिड़ियाघर में शनिवार को बाघ के 2 शावकों का जन्मदिन मनाया गया। जय और रुद्र नाम के शावकों का यह पहला बर्थडे है। दोनों इसी साल मई में मुंबई के चिड़ियाघर में लाए गए थे। इनके बर्थडे पर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने जू के एक हिस्से को इनकी तस्वीरों से सजाया है। इसके साथ ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां पर लोग सेल्फी लेते दिखे। मुंबई के भायखला चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षणों में से एक जुड़वा बाघ शावक जय और रुद्र अब 1 साल के हो गए हैं। चिड़ियाघर में पिछले शनिवार को इनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जय और रुद्र नामक इन शावकों का ये पहला जन्मदिन है।
इनका जन्म 4 नवंबर 2022 को बाघ जोड़े शक्ति और करिश्मा के शावकों के रूप में हुआ था। दोनों इसी साल मई में मुंबई के चिड़ियाघर में लाए गए थे। इनके जन्मदिन पर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने चिड़ियाघर के एक हिस्से को इनकी तस्वीरों से सजाया। इसके साथ ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां पर लोग सेल्फी लेते दिखे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा सेल्फी बोर्ड बनाया है। उनके जो लाइफ के मोमेंट्स के पिक्चर जो है वो हम लोग ने दिखाया है, और बाद में अभी पूरा एग्जिबिट है वो डेकोरेट किया है। इसके सारे फोटोज वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया पे डालने वाले हैं। साथ ही में जो हमारे टाइगर कीपर है वो लोगों को जानकारी देंगे कि ये एग्जिबिट कैसे बनाए हैं, यहाँ पे कौन से टाइगर है, क्या क्या हम लोग कैसे उनका ख्याल रखते हैं, टाइगर इंपॉर्टेंस क्यों है, ये सारी जानकारी हमारे कीपर्स जितने भी विजिटर्स आज आएंगे उनको देने वाले हैं। तो ये खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे घर पे भी जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारे बच्चे जैसे ही है और उनका हम लोग धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाघों के जन्मदिन पर चिड़ियाघर आने वाले पर्यटकों ने भी खूब जश्न मनाया। चिड़ियाघर में जन्म दिवस समारोह में शामिल होकर आगंतुकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। We are lucky today that we are here on the birthday and we wish that they are in good health. मौजूदा दौर में भारत में दुनिया की लगभग 75% जंगली बाघों की आबादी है। आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल 3682 बाघ हैं। सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की आबादी में लगभग 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारत में क्रिकेट का महाकुंभ 19 नवंबर को मिलेगा क्रिकेट का नया विश्व चैंपियन। क्या टीम इंडिया खत्म करेगी 12 साल का सूखा, या कोई नई टीम मारेगी बाजी? डीडी न्यूज पर हर गेम का रोमांच, विशेषज्ञ करेंगे जीत हार का विश्लेषण। देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या लगता है तुम लोगों को कि हम बस इतने से हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला कर लेंगे? सर, ये इंडियंस को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट हैं। ये हमारे ब्रिटिश किंगडम को उखाड़ के फेंकने का प्लान बना रहे हैं। ये रही आपकी योजना राम प्रसाद जी। हम इन पैसों का करेंगे क्या? अधिक से अधिक हथियार खरीदेंगे। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ और इस देश में स्वराज्य लाना चाहता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फोटो देख रहे हैं, मैं वो शो के रहा, कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज रवियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद खबर हटकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखिए। चिट्ठी का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। चिट्ठी वह साधन है जो कभी दूरियों का एहसास नहीं होने देती। पहले के समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो पत्र ही ऐसा साधन था जो हालचाल जानने के लिए एक दूसरे को लोग भेजते थे। आज मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल होने लगा है तो चिट्ठियां धीरे धीरे लोग लिखना बंद कर दिए हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे कलेक्टर हैं जो चिट्ठियों और स्टाम्प को कलेक्ट करके रखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रायपुर के मनोहर लाल ठाकरे।
बदलते दौर में घर से जाते समय अब कोई नहीं कहता कि पहुंचते ही चिट्ठी लिखना। अब डाकिया भी घर के बाहर दिखाई नहीं देता। जब लोग कागज़ के टुकड़े के लिए डाकिये का इंतज़ार करते थे, यादों का पिटारा रूपी चिट्ठी जब हाथ परिवार खुशी से झूम उठता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के युग में चिट्ठियां कहीं गुम हो गई हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे कलेक्टर हैं जो चिट्ठियों को और स्टाम्प को कलेक्ट कर कर रखते हैं। मेरे को 1965 में मेरे को एक आइडिया आया कि मुझे पेन फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, क्योंकि मैं एक तो लिफाफे इधर उधर देखता था, उसमें टिकट रहते थे। ये टिकट आए कहाँ से? तो कौन मेरे को भेजेगा टिकट? तो मेरा दोस्त भेजेगा। तो वो क्यों भेजेगा मेरे को? मैं भेजूंगा, कब वो भेजेगा? तो 65 में मैंने पेन फ्रेंडशिप शुरू की और मेरी पहली पेन फ्रेंड वाशिंगटन डीसी की थी, डोना रे पेटी। नाउ शी इज़ नो मोर। और वो मेरी पहली पेन फ्रेंड थी। तो वहाँ से मेरे को चिट्ठियाँ आना शुरू हुई। जब आना शुरू हुई, यूएसए हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तब मेरे दिमाग में बात आई कि दुनिया में जितने देश हैं सबका मेरे पास कम से कम 2 लिफाफा होना चाहिए, ताकि मैं कह सकूं कि उस देश में मेरा दोस्त है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मनोहर लाल ठाकरे ने 185 देशों से आए लेटर्स और स्टाम्प टिकट को कलेक्ट किया है। स्टाम्प कलेक्टर मोहनलाल ठाकरे ने अपने इस कलेक्शन की शुरुआत 1965 से की थी। लगभग 185 देशों के लेटर और स्टाम्प उनके पास हैं। आज इतने सालों के बाद 65 से लेकर आज मतलब हो गया 35 + 30 55 56 साल हो गया। अभी भी 30 कंट्रियां ऐसी हैं जहां से मेरे पास कोई लेटर नहीं है। 185 कंट्री का मेरे पास में लेटर है जो मैं डिस्प्ले करता रहता हूं। और मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बोलता हूं कि पेन फ्रेंडशिप करो, चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखोगे तो तुम्हारी स्टैम्प वहां जाएगी, उनकी स्टैम्प तुम्हारे पास आएगी। एक वो मनमोहक दौर था जब अपनों के पास चिट्ठियां लिखी जाती थीं और उसके जवाब के लिए बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था। ऐसे में स्टाम्प कलेक्टर मनोहर लाल ठाकरे की ये कोशिश मन को प्रफुल्लित करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी HDSCL द्वारा बेंगेरी सेंट्रल स्मार्ट सब्जी बाजार तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम स्मार्ट सिटी मिशन ने स्थानीय सब्जी बाजारों को एक नया रूप दिया है। ये बाजार स्थानीय किसानों और व्यापारियों के लिए अपनी उपज बेचने का महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। इस बेंगेरी मार्केट में HDSCL ने आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। कैसी है ये बेंगेरी सेंट्रल मार्केट, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्ट्रीट वेंडर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत हुबली के अंदर बेंगेरी मार्केट बनाई गई है। कैसी मार्केट है और कितना फ़ायदा मिलता है, यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जगह मिली है। बात करते हैं, ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे ख्वाजा साहब, कितनी खुशी है? हाँ, अच्छा हो गया, अभी खुशी है, अच्छी हो गई मार्केट। पहले किस तरह की परेशानी थी? पहले फुटपाथ पर करते थे, अभी अंदर मार्केट हो गया है, मार्केट में लगा रहे हैं सब जन। क्या क्या सुविधा है? शौचालय की है? हाँ, सभी अनुकूल है, सब अनुकूल है। टॉयलेट वगैरह बनाए गए हैं? बनाए, टॉयलेट गिलेट सब है, टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, सब है। इस बाजार में अजप्पा भी अपने खेतों से सब्जियां लेकर आते हैं और सीधा बाजार में बेचते हैं। बात करते हैं। मैं खेत से खेती में काम करता हूं और खेती की जो भी क्या बोले में जो माल आता है, सब्जी आती है, मैं यहाँ पे बेंगेरी मार्केट लेके आता हूँ और यहाँ पे बेचता हूँ। यहाँ पे बेचने से मुझे क्या बोले थोड़ा मुनाफा मिलता है। अगर यही माल क्या बोले दलाल के पास गए तो 100 रुपये के पीछे वो 10 रुपये खा जाते हैं, तो मेरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे अपने लोग रहते हैं तो क्या बोले यहाँ पे माल ला के बेचने से मुझे थोड़ा क्या बोले खुशी होती है और आनंद मिलता है मुझे यहाँ पे। चूँकि इस बार क्या बोले में बारिश जितनी ज़्यादा चाहिए थी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वो हमें कुछ कंपेंसेशन दे।
बताइए मैडम, कितनी सुविधा हो गई? बहुत अच्छी सुविधा हो गई, बहुत अच्छा हुआ। अभी पहले से भी बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले फुटपाथ पे बैठना था, मार्केट बस घिस जाता था, ऑटो बहुत ट्रैफिक होता था। अभी इधर कुछ नहीं है, बहुत आराम से लेते सब लोग मार्केट। एक समय था जब इन लोगों को सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती थी, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत अब इन लोगों को एक जगह मिली है। इस बाज़ार में ये अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। किसान भी अपनी सब्जियों को सीधा खेतों से लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी सीधा बिक्री करते हैं, जिसकी वजह से जो बीच के दलाल हैं उनकी दलाली नहीं देनी पड़ती और सीधा मुनाफा किसानों की जेब में जाता है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, हुबली धारवाड़, कर्नाटक। और अब आपको लिए चलते हैं 7 समंदर पार की दुनिया में। मैक्सिको सिटी में उत्तरी मैक्सिको के मैक्सिकन जनरल प्रसिद्ध पंचो विला को श्रद्धांजलि दी गई। पंचो विला ने मैक्सिकन क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। प्रतिष्ठित जोकलो में पंचो विला के सम्मान में उन्हें अनोखे अंदाज में नमन किया गया। मेक्सिको सिटी में उत्तरी मेक्सिको के मैक्सिकन जनरल प्रसिद्ध पंचो विला को श्रद्धांजलि दी गई। पंचो विला ने मैक्सिकन क्रांति के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। प्रतिष्ठित जोकलो में पंचो विला के सम्मान में उन्हें अनोखे अंदाज में नमन किया गया। जोकलो में विला के सेंटोर स्केलेटन वर्जन की एक बड़ी पेपरमेशे आकृति भी शामिल थी। ये नज़ारा देखकर स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साह से भरे नजर आए। ब्राजील के पर्यटक फेबियस इस परंपरा से काफी खुश दिखे। ये एक अविश्वसनीय परंपरा है। हमने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। हमने बहुत आनंद लिया है। हम इसे दूसरों के साथ भी। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने 1900 के दशक की पोशाक पहनकर कंकालों की अन्य बड़ी पेपरमेशे आकृतियों के साथ पोज भी दिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बाहर से आए हुए पर्यटकों के लिए ये कभी न भूलने वाला अनुभव रहा। ब्यूरो इनपुट, DD न्यूज़। और अब खेल खेल में क्या कुछ है अलग, देखते हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। लॉस एंजल्स ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोस्टल रोइंग के 3 इवेंट मेन सोलो, विमेन सोलो और मिक्स डबल्स आयोजित किए जा रहे हैं। कोस्टल रोइंग अब दुनिया भर में नई पहचान बना रही है। लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी कोस्टल रोइंग को शामिल किया गया है। टूर्नामेंट डायरेक्टर इस्माइल बेग ने खुशी जताई है कि भारत में आखिरकार कोस्टल रोइंग का आयोजन हो रहा है। हमें भी यकीन नहीं होता कि इस कोस्टल रोइंग यहाँ पे हो सकता था, लेकिन एक क्रेडिट में पहले जब हमारे जो प्रेसिडेंट है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह देव में, और उन्होंने जो GTCC के जो चेयरमैन थे अमिताभ जी को उनके सामने प्रपोजल किया था पिछले 6 महीने पहले हमने मीटिंग में। उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, फाइनली हो गया। ये पूरा क्रेडिट से इनको और पूरा गोवा गवर्नमेंट, गोवा पीपल को मैं देना चाहता हूँ कि हमें ये इवेंट करने में यहाँ पे मौका मिला है। हम आज सक्सेसफुली आज हम इस इवेंट को आज कर रहे हैं। अमेरिका में रहने वाली इंटरनेशनल रोवर गेल जुलेमा डे मिरांडा पिछले 2 साल से कोस्टल रोइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। गेल की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। वो गोवा में पैदा हुई और दिवंगत कार्टूनिस्ट मारियो डे मिरांडा उनके दादाजी थे। गेल के पिता गोवा से हैं और उनकी मां अमेरिकी हैं। गेल राष्ट्रीय खेलों में गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गई। I am so honored to be here and to represent my state, home state. Going back to my roots couldn't make me any prouder, and being Indian is something that I hold, every day, and I'm very proud to be Indian. The beaches are incredible. The course is incredible. Everyone who set up the course and put all this hard work into the event has been amazing.
Coastal's very challenging. No, there's no immediate winner, so you can get any type of wave, any type of current, whatever it is. But the most important thing is to have fun and just try your best, and that's what I did today, so I couldn't be more proud of myself and my peers. भारतीय रोइंग टीम ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों और एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया था। भारत ने रोइंग में कभी भी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है। कोस्टल रोइंग दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में अब भारत में भी कोस्टल रोइंग का आयोजन होते देखना उज्जवल भविष्य का संकेत है। कोस्टल रोइंग को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। वहीं ये पहला मौका है जब भारत में कोस्टल रोइंग का आयोजन किया जा रहा है। कोस्टल रोइंग को लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि भारत के रोवर्स कोस्टल रोइंग्स में ज्यादा से ज्यादा हाथ आजमाएं और ओलंपिक खेलों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, गोवा। और इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।